Hello, UPSC aspirants. Welcome to the channel UPSC with Nitya Pandey in the editorial series, where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, and sometimes from newspapers like the Financial Express, the Economic Times, the Hindustan Times, etc. So today I have chosen two articles. One is from The Hindu and another is from the Indian Express. From The Hindu, I have chosen the article is on the lack of economic integration in the South Asian region. So, if you will see that there is not much trade between South Asian countries like India and Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, etc. So we will be discussing कि इसके रीजंस क्या हैं, क्यों ये लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, क्या अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो इसके क्या पोटेंशियल है, डज आर देयर एनी मैकेनिज्म्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो यूएस चाइना टेरिफ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में द इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं और काफी अदर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ये जो टेरिफ वॉर चल रही है इस सिनेरियो में देयर इज सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये एडिटोरियल एनालिसिस नहीं है, मैं आप लोगों को काफी और भी इंसाइट्स देती हूँ कि कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू यूज द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फॉर एसे राइटिंग एज वेल। तो देखिए, जनरली अगर आपने एसे की टॉपर कॉपीज देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ हेडिंग्स यूज करते हैं बीच में, विच इज नॉट जनरल हेडिंग्स लाइक जीएस, थोड़ी सी इनोवेटिव होती है। तो वो कहाँ से मिलती है? देखिए, ऑब्वियसली या तो आप खुद इतने क्रिएटिव हो कि आप बना सके, लेकिन मैं जैसे कि आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी क्रिएटिव, सो आई यूज टू पिकअप थिंग्स फ्रॉम समवेयर, लाइक मैं टॉपर कॉपीज से भी पिकअप करती थी वो, या फिर जैसे कि आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल में अगर मुझे किसी चीज का पोटेंशियल दिखाना है तो मैं इस तरह से दिखा सकती हूँ, देयर इज मच पोटेंशियल। ओके, अगर मुझे किसी की चैलेंजेस दिखाने हैं सो आई कैन राइट द मेन हर्डल्स, तो यहां से आप ये हेडिंग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? मीनवाइल आप लोग भी ये प्रिपेयर कीजिए। सो लेट्स डिस्कस द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्या मतलब है इसका? कि जो साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। अगर हम इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखें तो अभी हाल ही में दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। वन इज द टेरिफ वॉर एंड अनदर इज द पहलगाम अटैक। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों का क्या लिंकेज है। इन दोनों का इतना ज्यादा कोई लिंकेज नहीं है, बट इनके इंटर लिंकेजेस है ऑन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। क्योंकि रेसिप्रोकल टेरिफ्स अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए तो उससे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात आ रही है। देन पुलवामा टेरर अटैक, इट इज ऑल्सो शेपिंग कि अब और ज्यादा मतलब कैसे क्या रीजनल इंटीग्रेशन हो पाएगा साउथ एशिया में या नहीं हो पाएगा। ये हाईलाइट कर रहे हैं द क्रिटिकल इंटरलिंकेज बिटवीन रीजनल पीस एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो क्या होता है कि जितना ज्यादा आपस में देशों के बीच में पीस और फ्रेंडशिप होगी उतना ज्यादा ही तो वो लोग इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपस में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रेड वगैरह भी कम देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। सी, कभी भी जैसे आप आंसर्स भी लिख रहे हैं तो आपने कह दिया, हवा में बातें नहीं करनी। देयर शुड बी समथिंग सॉलिड एविडेंस कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है। सो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पर सिर्फ 5% से 7% टोटल इंटरनेशनल ट्रेड है साउथ एशियन कंट्रीज का, जो कि लोएस्ट है ग्लोबली। वहीं अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में 45% हो रहा है आपस में, एशियान में 22। तो ये ग्लोबली जो रीजनल इकोनॉमीज के बीच में जो ट्रेड होता है साउथ एशिया में वो ग्लोबली सबसे कम है। टोटल ट्रेड जो सात नेशंस के बीच में था 2024 में वो सिर्फ $23 बिलियन था, और एस्टिमेट क्या किया था $67 बिलियन, जो कि उससे काफी कम है। देन साउथ एशिया का जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम हो गया है। 47% था 2022 में, बट अब वो बस 42% हो गया है 2024 में। दिस इज अगेन शोइंग द लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द साउथ एशियन इकोनॉमीज। इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल ट्रेड तो वो तो काफी कम होना ही था ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलवामा अटैक। अब मेन हर्डल्स क्या है? तो एक तो अगर आप साउथ एशियन इकोनॉमीज में देखोगे तो थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार,
यहाँ पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी गवर्नमेंट ऐसे पलटती रहती है। तो वो चीज है, अगर कोई कंट्री खुद से ही पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है तो उसके साथ क्या ही ट्रेड कर पाएंगे। देन आपस में देशों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि ये देश कहीं हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा है। इस तरह की चीजें हैं। ट्रेड कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। साउथ एशिया का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड कॉस्ट है वो 76% है, विच इज 40% हायर देन एशियन। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एशियन कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट साउथ एशियन कंट्रीज जो बीच में आपस में ट्रेड कर रही है वो है। देन इंडिया, अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया और ब्राजील ट्रेड जो है वो कंपैरेटिवली चीपर है इन कंपैरिजन टू इंडिया पाकिस्तान ट्रेड। अब आप सोचिए ब्राजील कितनी दूर है, कहाँ, साउथ अमेरिका में। बट ब्राजील के साथ ट्रेड करना चीपर है इन कंपैरिजन टू इंडिया पाकिस्तान। क्यों? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमारे पास। देन साउथ एशिया ट्रेड कॉस्ट आर 114% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टैट्स याद करें। जैसे कि यहाँ पर मेजर पॉइंट क्या है, हाई ट्रेड कॉस्ट। तो आप इसमें से कोई भी दिखा दीजिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। सेकंड पॉइंट मुझे थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है, उसको भी आप दिखा सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स इश्यूज है, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश, उन्हें बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है इंडियन रूट्स पे। तो इसकी वजह से लाइक उनकी कनेक्टिविटी हैम्पर होती है इन ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान एक्सेट्रा। टेररिज्म और बॉर्डर क्लैशेस विद पाकिस्तान ऑब्वियसली। देन प्रोटेक्शनिज्म है, नॉन टेरिफ बैरियर्स है। लेकिन इस इंटीग्रेशन में अगर ये इकोनॉमीज आपस में ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल यूएनएसके उसने फाइंड किया है कि साउथ एशिया रियलाइजेस सिर्फ अपना 1/3 पोटेंशियल ही ये लोग रियलाइज कर रहे हैं। तो अभी काफी ज्यादा ये लोग और ज्यादा लाइक कनेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है। बांग्लादेश के पास हाईएस्ट अनटैप ट्रेड पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के पास है। फॉलोड बाय मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल एक्सेट्रा। फिर ये लोग सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में भी काफी ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रेड और टूरिज्म फ्लरिश कर सकता है बिटवीन श्रीलंका, इंडिया एक्सेट्रा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साउथ एशिया में। तो पॉपुलेशन होगी तो गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, तो आपस में ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं ये लोग। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव, सो वी ऑलरेडी हैव लाइक हमारे पास साफ्टा है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव है विच इज फोकसिंग अपॉन कनेक्टिविटी। देन इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और इंडिया बांग्लादेश सेपा ये नेगोशिएशन में है। देन वी हैव द साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच इज सपोर्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके, जो कि अभी सिर्फ 1/3 ऑफ द पोटेंशियल ये लोग रियलाइज कर पा रहे हैं। ओके। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, थोड़ा सा साफ्टा को आप रिफॉर्म कीजिए, प्रॉपर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। रीजनल वैल्यू चेन्स जैसे कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इसको प्रमोट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट कीजिए। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स लेकर आइए, लाइक सार्क समिट को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से डिजिटल ग्रीन एनर्जी इमर्जिंग एरियाज में। देन इस पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, The era of regionalism must not be sacrificed at the altar of bilateralism. India is ready to do more, but others must also shed their baggage of mistrust. So यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि बायलेटरलिज्म तो ठीक है, बायलेटरलिज्म मतलब दो कंट्रीज के बीच में आपस में जो बातचीत या ट्रेड हो रहा है। बट रीजनलिज्म, रीजनलिज्म मतलब 4-5 कंट्रीज साथ में आ रहे हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ बायलेटरलिज्म। देन ही इज सेइंग कि इंडिया कर सकता है, हम और सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी अपना मिस्ट्रस्ट जो है उनको उससे ऊपर बढ़ना होगा, उनको उससे आगे बढ़ना होगा। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप कभी भी कोई आंसर लिख रहे हैं, सो डेफिनेटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके स्टेटमेंट्स आप जरूर कोट कीजिए, जो कि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर के भी हो सकते हैं। देन इनका विजन है फॉर अ कनेक्टेड एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया इकोज द नीड फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल विल, इकोनॉमिक pragmatism एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। तो यहाँ पर आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट वन थिंग जो कि काफी ज्यादा बिगनर स्टूडेंट्स के लिए होगी, विच इज कि आपका जो कंक्लूजन है वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर होना चाहिए। कंक्लूजन कभी भी क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस से एंड नहीं हो। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज क्रिटिकल ब्लॉकेज ऑन रेयर अर्थ सप्लाई चेन रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिटोरियल आपका इंडियन एक्सप्रेस का है। ओके। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स पे जो क्या कहते हैं सप्लाई चेन रिस्क है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि ट्रेड टेंशन बढ़े, जहां पर चाइना ने क्या किया, 34% टैरिफ लगा दिया यूएस के इंपोर्ट्स पर। मतलब जो भी इंपोर्ट्स यूएस से चाइना में आएंगे उन पे 34% टैरिफ लग जाएगा। और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, इस
जो टेरिफ वॉर चल रही थी यूएस और चाइना के बीच में। अब इससे क्या हो रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन सबके लिए जरूरी है। इसने अब नाउ दिस इज नॉट ओनली, ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं हुआ है, ये सारी कंट्रीज के लिए हुआ है, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो। तो सभी पे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्टिकुलरली अक्रॉस सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा, जो कि बहुत ज्यादा रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। अब इंडिया और बाकी देश इसमें अब एक्टिवली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। चाइना ने तो ये कर दिया है, व्हाट वी कैन डू। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसके पास ग्लोबल रिफाइनिंग डोमिनेंस है। 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिफाइंड ग्लोबली चाइना से आते हैं। 50% ऑफ एंड 50 to 70% ऑफ ग्लोबल लिथियम एंड कोबाल्ट चाइना रिफाइन करता है। 35% निकल रिफाइन कर रहा है ये। इसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। 44 मिलियन मेट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इसके पास, दैट इज वाई इसकी इंपॉर्टेंस है। ये कंट्रीज आप देख सकते हैं लाइक किसके पास कितना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस लगे तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई शार्पली गिर गई मई 2025 में, जिसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेजेस हो रहे हैं और पैनिक क्रिएट हो रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द नीड फॉर रेयर अर्थ इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में हमें चाहिए होते हैं रेयर अर्थ, नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम वगैरह आपने सुना ही होगा, विंड एंड सोलर एनर्जी। डिफेंस में चाहिए होता है हमको जेट इंजन, इन सब के लिए। देन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एआई, रोबोटिक्स, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज नीड critical rare earth minerals in this as well. But what are the concerns? So first of all, supply chain vulnerability due to the import tariffs on also and also export restrictions of rare earth minerals. और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइक वी वर नॉट रेडी, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस है ऑलरेडी चाइना पर इन चीजों को लेकर। इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री ने ऑलरेडी अपने कंसर्न्स रखे हैं कि हमें नहीं मिल रही इसकी प्रॉपर सप्लाई, विच कैन इम्पैक्ट आर इंडस्ट्री। फिर ट्रेड वेपनाइजेशन, ये चाइना ने रेयर अर्थ को एज अ जियो पॉलिटिकल टूल यूज कर लिया है। एक्सपोर्ट कट्स जो हो रहे हैं 2025 में, ऐसा पहले भी हुआ था जब इसने 2010 में जापान के अगेंस्ट यूज किया था, रेयर अर्थ शिपमेंट्स होल्ड कर दिए थे। फिर अब एक तो डोमेस्टिक कैपेसिटी भी नहीं है, या तो देशों की और देशों के पास खुद की डोमेस्टिक कैपेसिटी हो तो भी काम चल जाता, खुद भी नहीं बना पा रहे, चाइना दे नहीं पा रहा है। प्रोसेसिंग में इसकी हाई एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है एक्सेट्रा। ग्लोबल सप्लाई इतनी है नहीं, प्राइस वोलेटिलिटी हो सकती है इससे, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो रही है। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, तो इंडिया ने क्या किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने बना दिया है, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल, इसके अंडर क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर कि अब हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, क्योंकि हमें समझ आया चाइना तो कभी भी ऐसा कर सकता है। फिर यूएस चाइना अग्रीमेंट ऐसा हो रहा है कि रेयर अर्थ सप्लाई बॉटल, आप रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना करें। यूरोपियन यूनियन भी ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग अग्रीमेंट्स के लिए पुश कर रहा है। ब्राजील, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, ये भी डीपर इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं इस डोमेन में। तो सभी कंट्रीज अभी कंसर्न है कि क्या कर सकते हैं इसके अराउंड। अब वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि चाइना पे सबसे पहले तो आप अपनी डिपेंडेंस कम कीजिए, डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। फिर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बना के रखिए पहले से, कि कभी भी अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपके पास पहले से रिजर्व्स हों। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास बफर होना चाहिए कि हाँ ठीक है इसमें हम कवर करेंगे। सो दैट इज व्हाट इंटरनेशनल अलायंसेस कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जैसे कि जो फॉर्मर नीति आयोग सीईओ थे, उन्होंने एक बार बोला था, इन द रेस फॉर द फ्यूचर दोज हु कंट्रोल द रेयर अर्थ्स विल कंट्रोल द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोग अपने आंसर्स में यूज करेंगे, सो दैट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब इसकी अगर हम रेलिवेंस देखें तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है सार्क के ऊपर, विच इज रिगार्डिंग साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर ये वाला एक क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रीजनल इंटीग्रेशन की बात करता है, और ये आपका एक मेंस क्वेश्चन है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन राइट इट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप कि ये ब्रेक डाउन आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।